बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड प्रश्नावली 1.1 में शेष क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सॉल्यूशन आपको बताया गया था। जो लोग नहीं देखें उसे पिछले वीडियो देख करके नोट कर लें। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसे जानने से पहले बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ देखिए भाई, हम ये बताएं कि जिस संख्या का इकाई अंक शून्य होता है वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 10 है तो 10 में अगर हम 5 से भाग कराएं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चाहे जो अंक हो, यदि वह इकाई अंक शून्य है, उस अंक में उस संख्या का इकाई अंक शून्य है तो 5 से पूरा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखें 5 से 10 में भाग कराया गया क्योंकि इकाई का अंक शून्य था तो पूरा विभाजित। 50 को हमने 5 से विभाजित किया, इकाई का अंक शून्य था 50 में तो पूरा विभाजित हो गया। ध्यान दीजिए। और अगर ऐसी संख्याओं को, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या इकाई का अंक अगर शून्य है तो ऐसी संख्याओं का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उस अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित होगा। जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 तो देखिए 5 उपस्थित है। 50 का हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए भाई, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 5 क्या है, उपस्थित है। मतलब जो संख्या मतलब जिस संख्या का इकाई अंक शून्य होगा वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित होगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की पावर n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि हम किसी भी n का कोई भी एक मान रखें, 6 की पावर n में n का कोई एक मान रखें, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए कहा ना, और यदि ये शून्य पर समाप्त होगा, अर्थात जो n का मान रखने के बाद जो मान मिलेगा उसका इकाई अंक अगर शून्य है तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अर्थात 6 की पावर n का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 उपस्थित होगा। ये तो मतलब हुआ भाई कि अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो संख्या, जिस संख्या की इकाई अंक पे शून्य हो, इकाई अंक शून्य हो, 5 से पूरी विभाजित हो जाती है और उसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो भी संख्या उस अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर, 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या, मान 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अर्थात आप बता सकते हैं, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5, अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य उपस्थित होगा, परंतु 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 का होल पावर n। 6 का
हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 पूरे की घात n लिख सकते हैं। में 2 और 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक भैया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, ये तो। इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये इसका आंसर है भाई। फिर से देखा जाए, कह रहा जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हमने ये बताया कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित होगा। जबकि हमने देखा 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 पूरे की पावर n में 2 और 3 के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं, अर्थात कह सकते हो 6 की पावर n का अंक का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। इसलिए आप बता सकते हैं किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य अंक पर 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस सवाल लगाने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। पहले हम भाज्य संख्या की परिभाषा लिखते हैं। भाज्य संख्याएं कि भाज्य संख्या में हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हों। ध्यान दीजिए, लिखा जाए वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा कहता है भाई, देखिए हमने कहा कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 25 की अगर बात किया जाए तो 25 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 5, है ना भैया। यानी 25 से 1 से विभाजित होगा और 5 से, और स्वयं 25 से विभाजित होगा।
और जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा, देखिए 25 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिखा रहा है कि 1 से विभाजित कटेगा और 5 से कटेगा और 25 स्वयं कटेगा, है ना भैया। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो आप लिखेंगे चूंकि 25 एक व स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा 5 से विभाज्य है, इसलिए 25 एक भाज्य संख्या है। कन्फर्म हो भाई? ऐसे ही अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि, देखिए भैया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यही है। और यदि हम इसे सॉल्व करें 11 सत्ते 77 गुणे 13, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, तो ये हो जाएगा 1014 और प्लस 13 जोड़ दीजिए तो सॉरी गलती हो गई, 1001 प्लस 13 बराबर हो जाएगा 1014। तो 1014 को अगर हम 1014 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो कितना हो जाएगा? ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ये चूंकि दी गई संख्या कौन संख्या दी गई थी? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 दी गई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के द्वारा जो मान मिला है 1014 एक व स्वयं के अलावा किससे विभाजित होगी? 2 से 3 से 13 से के अलावा 2 3 व 13 से विभाज्य है। और जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। इसलिए आप कह सकते हो कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। कन्फर्म हुआ भाई? देखिए फिर से, ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 था, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 1014 आएगा। 1014 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 आएगा। तो देखिए भैया इसके स्थान पे हम 1014 लिख सकते हैं। दी गई संख्या कितनी थी? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसके स्थान पे 1014 लिख सकते हैं। और 1014 का अगर गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 अर्थात वह एक व स्वयं के अलावा 2 3 व 13 से विभाज्य है। और जो संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये देखा जाए दूसरा पार्ट, 7 गुणे 6 गुणे 5 देखा जाए भाई। चूंकि पुनः लिखते हैं, चूंकि दी गई संख्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हम इसे लिख सकते हैं 5045 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 1009। ठीक। दी गई संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 में
का मान निकालेंगे तो 5045 होगा और इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 1009 आएगा। ठीक भैया, तो आप लिखेंगे दी गई संख्या इतनी संख्या थी, एक व स्वयं के अलावा देखिए यही संख्या दी गई थी, ये 5 और 1009 से विभाजित होगी, यानी 1 से विभाजित होगी और स्वयं के विभाजित होगी, इसके अलावा 5 और 1009 से विभाजित होगी। तो हम लिख रहे हैं कि दी गई संख्या 5045 बराबर 5 गुणे 1009, एक व स्वयं के अलावा 5 व 1009 से विभाज्य है। इसलिए आप लिख सकते हो कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 एक भाज्य संख्या है, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए भाई, जब सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक भैया, तो हमें वह न्यूनतम समय चाहिए जो 12 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक खेल मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है और सोनिया और रवि दो लोग हैं जो उस वृत्ताकार पथ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों जो समय है, दोनों समयों का एक ही गुणज हो और वो न्यूनतम हो, ऐसा मान हमें निकालना है। अर्थात एक ऐसी संख्या को ढूंढना है, एक न्यूनतम मान को ढूंढना है जो 12 और 18 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, चूंकि सोनिया और रवि जिस स्थान से चलते हैं उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए, ध्यान दीजिए, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे पुनः उसी स्थान पर क्या हो, आपस आके मिलने चाहिए, है ना भैया। ये कह रहा है कि वह समय ज्ञात की जहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, तो चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय चाहिए जो 12 मिनट तथा 18 मिनट दोनों समयों का एक ही गुणज हो, गुणज हो और न्यूनतम भी हो।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हमें वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 12 और 18 का क्या हो, गुणज हो, अर्थात 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह लिख सकते हैं, वह निश्चित समय, कह रहा ना कितने समय बाद प्रारंभिक समय पर मिलेंगे, अतः वह समय अतः वह न्यूनतम, ध्यान दीजिए भैया, अतः वह न्यूनतम समय जिस पर दोनों प्रारंभिक बिंदु पर या प्रारंभिक बिंदु या स्थान पर मिलेंगे, वह समय किसके बराबर होगा? वह 12 और 18 के एलसीएम के बराबर होगा। 12 व 18 का एलसीएम। ठीक भैया, वो समय मतलब वह न्यूनतम समय जिस पर दोनों प्रारंभिक स्थान पर या बिंदु पर आकर मिलेंगे, वह समय किसके बराबर होगा? 12 और 18 के एलसीएम के बराबर होगा। ठीक भैया, तब बात कन्फर्म हुआ। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इसके लिए 12 का भाज्य गुणनखंड किया जाए। तो 12 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3, यही तो होगा। या इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात लिखा जाता है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है? 2, और 3 का अधिकतम घात भी कितना है? 2। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। अतः हुआ समय कितना है? अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका आंसर है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। कल के वीडियो में हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। जो पिछले प्रीवियस ईयर में पेपर जो आए हैं उसमें इस अगले टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और आशा करते हैं भाई इस वर्ष भी आपको वो सारे क्वेश्चन मिलें जो हम पढ़ाने वाले हैं आगे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।